एक चेहरा जो फिर से सुर्खियों में है। असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बिल से लेकर औरंगजेब की कब्र वाले विवाद तक गरज रहे हैं और ऐसा गरज रहे हैं कि उसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई दे रही है। संसद से लेकर जंतर मंतर तक ओवैसी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ओवैसी मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं और बीजेपी से लेकर तमाम हिंदूवादी ओवैसी पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा रहे हैं। ओवैसी बैरिस्टर हैं, यानी दलीलें अच्छी पेश करने में उनका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन ओवैसी अपनी तकरीरों में धर्म का ऐसा छौंका लगाते हैं कि उनका पूरा भाषण हिंदू बनाम मुसलमान तक सिमट जाता है। ओवैसी मुसलमानों के खिलाफ जाति का आरोप लगाते हैं। वो नाम संविधान का लेते हैं, लेकिन पूरा भाषण धर्म की चादर को ओढ़ कर देते हैं। और आज हम ओवैसी की इसी आग का विश्लेषण करने जा रहे हैं। वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। लोग जो हमको थप्पड़ मार रहे हैं ना, याद रखो अल्लाह अपनी कुदरत से तुमको शिकस्त देगा और हम गालिब होंगे इंशाअल्लाह होगा। मगर त्योहार को नफरत का तरीका बनाना, त्योहार को किसी पर गलबा दिखाना, वो कौन सी अच्छाई है उसे बताइए। खुद को मुसलमानों की सबसे बड़ी आवाज कहने वाले ओवैसी बिल्कुल अपने चिर परिचित अंदाज में गरजे। तुम यहाँ भिजा दो, वहां चले जाओ। अरे क्या कोई गली से निकल के वहां बात कर रहे? तुम अपना घर छोड़ के दूसरी गली में नहीं आते, नहीं बोलते वहां चले जाओ। अजीब अहमद खाना गुफ्तगू कर रहे हैं। ओवैसी जब भी भाषण देने के लिए आते हैं, इसी तरह हुंकार भरते हैं और डंके की चोट पर दावा करते हैं कि मुसलमानों के हक की बात करने वाली देश में मानो उनसे बड़ी कोई आवाज ही नहीं है। आर्टिकल 25 मुझे इस बात की इजाजत देता है। मैं अपना दीन तुमसे नहीं सीखूंगा। मैं उन लोगों से दीन नहीं सीखूंगा जो मुझे मेरी शनाख्त को खत्म करना चाहते हैं। ओवैसी के इस अंदाज पर भीड़ जमकर तालियां पीटती है और बार बार ओवैसी की ऐसी ललकार को देखने के लिए हैदराबाद से लेकर महाराष्ट्र तक लोगों का जन सैलाब जमा हो जाता है। जोर से बोलो औरंगाबाद जिंदाबाद, औरंगाबाद जिंदाबाद। अब आप डाल के खींचना, कैसा खींचेंगे? अरे डाल के रप 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 पूरे खींचो। मैं इधर से खैरे को खींच रहे, उधर से बूमरे को खींच रहे, अभी मोदी को भी खींचेंगे। ताजा मामला वक्फ संशोधन बिल का है, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी बेहद आग बबूला दिखाई दे रहे हैं। भाई ये अमेंडमेंट बिल है तो पूरे 44 अमेंडमेंट का विरोध है। 44 अमेंडमेंट वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को खत्म करने के लिए। ना इसमें इनकम बढ़ेगी वक्फ की, ना जो नाजायज काबिज है उनको हटा पाएंगे। आप क्या कर ले आ रहे हैं? अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की हैं, जब वक्फ संशोधन बिल पर मुस्लिमों के विरोध प्रदर्शन में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के मुखिया ओवैसी शामिल हुए। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका कोई भी फायदा वक्फ को नहीं होगा। सिर्फ वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने के लिए, वक्फ जायदादों को लूटने के लिए हुकूमत ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी मुस्लिम काम करने जा रही है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर ओवैसी भड़के हुए हैं और उसे असंवैधानिक बताते हुए सरकार पर तीखा हमला कर रहे हैं। अगर आपकी मस्जिद है, कोई आगे बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेंट दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक तमाम दल एकजुट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पार्टियां मुसलमानों के प्रति अपना समर्पण भी साबित करना चाहती हैं। हम कौशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार को,
याद रखिए, दुनिया जब तक कायम रहेगी, अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। दरअसल वक्फ बोर्ड पर आरोप है कि वो संपत्ति पर कब्जा कर लेता है और आंकड़े बताते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास देश में कितनी बड़ी जमीन है। देश की सेना के पास 18 लाख एकड़ जमीन है, रेलवे के पास 12 लाख एकड़ जमीन है, जबकि वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। जमीन की कीमत सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। वक्फ बोर्ड के पास कुल 1.2 लाख करोड़ की संपत्ति है। यह आंकड़ा कितना बड़ा है उसे ऐसे समझिए कि ये देश के शिक्षा बजट के बराबर है। इस्लाम में वक्फ उस संपत्ति को कहते हैं जो अल्लाह के नाम पर दान कर दी जाती है। एक बार संपत्ति वक्फ की हो गई तो फिर उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। दूसरी तरफ सरकार ने कहा है कि किसी भी धार्मिक संस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है और न ही बिल में संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि वक्फ बोर्ड के ऑडिट और अकाउंट के सिस्टम में कमी है, जिसे दूर करने की कोशिश की गई है। लेकिन वक्फ संशोधन बिल कोई अकेला मुद्दा नहीं है। मुसलमानों से जुड़ा कोई भी विषय हो, सबसे पहले दलीलें पेश करने ओवैसी सामने आते हैं। अब खबरों को भी तोड़ने की बात कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्फ का कानून मोदी इसलिए लाए हैं, यह कानून बनाना चाहती हैं इस बिल के जरिए कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए। ओवैसी दावा करते हैं कि उनके सिवाय देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी मोदी से मुकाबला करने की ताकत नहीं रखती। मोदी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है असदुद्दीन ओवैसी। भारत एक गुलदस्ता है। अगर मोदी ये कहेंगे कि नहीं, गुलाब के फूल से चमेली की खुशबू आना, अगर मोदी ये कहेंगे कि कांटे से मोतिया की खुशबू आना, तो कहां से आएगी? गुलाब के फूल से गुलाब की खुशबू आएगी, चमेली के फूल से चमेली की खुशबू आएगी। यह भारत है, यह फूलों का एक गुलदस्ता है। मगर बीजेपी आरएसएस, क्योंकि आरएसएस के 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारी मजहबी शनाख्त को खत्म करके रख दिया जाए। पिछले कई सालों में ओवैसी ने देश में अपनी पहचान सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर सबसे तीखे हमले करने वाले चेहरे के तौर पर बनाई है। वक्फ हमारे लिए एक इबादत है, नमाज की तरह नहीं, मगर अल्लाह के नाम पे जो हमारे बुजुर्गों ने दिया, अपनी गाड़ी कमाई से दिया, हुकूमत ने नहीं दिया वक्फ प्रॉपर्टी को, हमारे बुजुर्गों ने इसको वक्फ किया। आज मोदी कह रहे हैं इसका मालिक अल्लाह को नहीं, इसका मालिक अल्लाह नहीं रहेगा। झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले। हिंदू भी डरपोक नहीं है और एक टुकड़ा इस देश का धर्म के आधार पर पाकिस्तान उन लोगों ने बनवा लिया है, तो अब चैन से रहें, क्योंकि अब अन्य टुकड़े तो इस भारत देश के होने वाले नहीं, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और फिर होता यह है कि ओवैसी के हमलों का जवाब देने के लिए हिंदू संगठन से लेकर बीजेपी ब्रिगेड तक सक्रिय नजर आती है। ओवैसी इस देश की राजनीति में हमेशा कड़वा बोलने, हिंसक बोलने तथा समाज के अंदर जहर पैदा करने का काम करने वाले नेता माने जाते हैं। इसलिए ओवैसी को सीरियस लेना ये देश की राजनीति का दुर्भाग्य है। ओवैसी को सीरियस लेना राजनीतिक दलों की मजबूरी है, क्योंकि हैदराबाद के बाहर ओवैसी चुनाव में सीटें भले ही ज्यादा हासिल न कर पाते हों, लेकिन कई राजनीतिक पार्टियों का खेल बिगाड़ने की ताकत जरूर रखते हैं। यूपी हो तो वोट समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक के कटते हैं, और अगर बिहार हो तो राष्ट्रीय जनता दल के वोट बैंक में सेंधमारी कर देते हैं। यही वजह है कि ओवैसी पर बी टीम का आरोप लगाया जाता है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि ओवैसी जितना तल्ख होकर बीजेपी और सरकार पर हमले करते हैं, वैसा कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती, उसकी वजह भी आपको बताते हैं। कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट
बाकी है। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट अभी। वेरी सॉरी। AIMIM के मुखिया और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, मौका देखकर 15 मिनट वाला चौका लगा ही देते हैं। बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग। अभी खाली उन्होंने टाइमिंग कर रहे, सिंगल ले रहे, 1 2 3 कर रहे। अगर शुरू हो गए T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। हाँ अरे आप बताइए, आप 15 सेकंड का दिन को 15 सेकंड मुर्गी का बच्चा हूं मैं? हाँ 15 सेकंड का दिन बोलो ना, कहां पे आना आता हूं मैं। ओवैसी सोलापुर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे और उनके लंबे चौड़े भाषण में सबसे ज्यादा तालियां उस वक्त बजी थी जब ओवैसी ने 15 मिनट वाली टूल किट की एंट्री करवाई थी। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट अभी। वेरी सॉरी। जैसे ही ओवैसी के मुंह से 15 मिनट निकला, उन्होंने वेरी सॉरी कहते हुए मुंह पर हाथ रख लिया था जैसे कोई गलती हुई हो, और फिर बड़ी ही होशियारी से उन्होंने 15 मिनट को कैंपेन की टाइमिंग से जोड़ दिया था। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। अगर 9:45 हो रहे हैं, अभी 15 मिनट बाकी हैं, उस कौन सा कानून का उल्लंघन हुआ है बताइए? आप बताइए कौन सा कानून है? BNSS का हुआ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हुआ। वैसे तो पूरा हिंदुस्तान ओवैसी ब्रदर्स की 15 मिनट वाली टूल किट से वाकिफ है, लेकिन इसकी शुरुआत करीब 12 साल पहले ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन के बयान से हुई थी। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत। दरअसल इस तरह के बयान ओवैसी ब्रदर्स की राजनीति को सूट करते हैं। You love me? I love you also. ये है दो तरफा मोहब्बत। ओवैसी मोहब्बत के पैगाम की बात तो करते हैं, लेकिन उनकी तकरीरों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का जिक्र जरूर होता है और उस नफरत का जवाब देने के लिए वो भड़काऊ भाषणों का सहारा लेते हैं। हमको अगर मंत्री बनना होता तो बहुत पहले बन जाते। हमको मंत्री बनने का कभी शौक था ना है ना कभी रहेगा। हमारी जिंदगी का मकसद ये कि जो हमको वोट डालता है, धूप में खड़े होकर जो लाखों की तादाद में हमारे भड़काऊ भाषण को सुनने के लिए आते हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी जान को भी तुम पर फिदा कर देंगे। याद रखो हमारी इस बात। बिल्कुल ठीक सुना आपने। ओवैसी खुद कबूल कर रहे हैं कि वो भड़काऊ यानी भावना को भड़काने वाली बयानबाजी करते हैं। जो लाखों की तादाद में हमारे भड़काऊ भाषण को सुनने के लिए आते हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी जान को भी तुम पर फिदा कर देंगे। याद रखो हमारी इस बात को। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मुसलमानों के राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। मेरी दाढ़ी को व्हाइट देख के लोग बोलते हैं व्हाइट हो जा रही। बाबू, शेर कभी बुढ़ा नहीं होता, याद रखो। ओवैसी का ये अंदाज खूब पसंद किया जाता है क्योंकि वो सिर्फ धर्म की बात नहीं करते बल्कि धर्म की चादर में तथ्य और तर्क से भरी तकरीरें पेश करते हैं। सबसे बड़ी नफरत क्या है? हाँ, ये ओवैसी है, ये बड़ा मजहबी है। मैं क्या करूं? अपने दीन को छोड़ दूं? मैं तौहीद को छोड़ दूं? मैं शिरक करने वाली हरकतें करूं? ये मुझसे नहीं हो सकता है। यकीनन भारत का मैं मुसलमान हूं, नंबर 1 का शहरी हूं। मुझे अपने दीन पर फख्र है। क्यों फख्र है? क्योंकि अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान में आर्टिकल 25 मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपने मजहब पर चलूं। ओवैसी की आवाज को देश भर का मुसलमान ध्यान से सुनता है क्योंकि उनकी गिनती
बेहद पढ़े लिखे सांसद के तौर पर होती है। ओवैसी के पास LLB की डिग्री है और ये डिग्री उन्होंने लंदन से ली है। आई वॉन्ट टू नो, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। मैं शुक्रगुजार हूं उनका मैडम कि उन्होंने उर्दू के अशार पढ़ने पर इसको कटमुल्ला की जबान नहीं कहा, जो उनके एक वजीर आला ने कहा। ये भारत की खूबसूरती को आप नहीं समझ रहे हैं। आपको समझना चाहिए उर्दू इस मुल्क की आजादी की जबान है। अपने मुख्यमंत्री को समझाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ओवैसी जानते हैं कि उनकी और उनकी पार्टी की राजनीति के लिए सबसे जरूरी क्या है, और वो जरूरत उनके तमाम भाषणों में दिखाई देती है। जो ये समझ रहे हैं कि सर पर टोपी पहनने से और सर पर हिजाब या निकाब पहनने से हमारे दिमागे, हमारी अकल पर पर्दा पड़ जाता है। नहीं दीवानों, तुम्हारी अकल पर पर्दा पड़ गया, हम तो आगे आना चाहते हैं। यही वजह है कि ओवैसी हैदराबाद की हदों को पार करके राजनीति के राष्ट्रीय पटल पर दिखाई देने लगे। नरेंद्र मोदी आजकल भारत के हमारे फजीलतुल शेख बने हुए हैं और ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता है तो उसको 5 साल तक वो वक्फ को नहीं दे सकता है। ये कहां से इनको मालूम हुआ? कौन से फिक़्ह ये की किताब में लिखा गया? तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। MIM का गठन साल 1927 में हुआ था। शुरुआत में ये पार्टी सिर्फ तेलंगाना तक सीमित थी। 1984 से ये पार्टी लगातार हैदराबाद लोकसभा सीट जीतती आ रही है। कांग्रेस पार्टी नहीं मुकाबला कर सकती बीजेपी और मोदी का। अगर कोई जानता है कैसे बीजेपी को रोका जाए तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। लेकिन बिहार से लेकर यूपी और फिर महाराष्ट्र तक जिस तरह से ओवैसी MIM की मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं, उसने एक छोटी पार्टी को देखते ही देखते राष्ट्रीय पहचान दिला दी। मैं ये कहूंगा कि हम आज एक ताकतवर पार्टी बन चुके अल्हम्दुलिल्लाह। जो कुर्बानियां हमारे बुजुर्गों ने दी, जो मेहनतें और काविशें उन्होंने की, आज मजलिस को मुकाम हासिल हो गया है।